बेटा हम लोग आज जो क्लास शुरू करेंगे उसके अंदर हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप जानते हैं, और ये होता है इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया वेक्टर। एरिया भी एक, ये हमारा क्या है, एरिया है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम अगर लिखना चाहें तो और कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम कॉस थीटा ले लेते हैं। तो ये सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला हो गया। और एरिया जो वेक्टर होगा हमारा, ये हमेशा हम कोई भी सरफेस लेंगे तो उस सरफेस के हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, टू द सरफेस, जिसको हम नॉर्मल टू द सरफेस भी कह सकते हैं। कोई भी सरफेस लिया, मान लीजिए सर्कल लिया मैंने, कोई ये लिया, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सर्कल के परपेंडिकुलर होगा। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। तो ये हो गया, ये हमारा टू डायमेंशनल एरिया है। ठीक है, ऐसे ही मैंने कोई स्क्वायर ले लिया तो इसके भी ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, या ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, ये भी टू डायमेंशनल है। लेकिन अगर मैंने कोई क्यूब ले लिया, थ्री डायमेंशनल ले लिया सरफेस, मान लीजिए क्यूब ले लिया मैंने, ये क्यूब ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब ये वाला मान लीजिए सरफेस है, सामने वाला ये वाला, तो एरिया जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, इस तरीके से जो हम लेंगे एरिया। यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो हम ये एरिया यूज करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरे डायरेक्शन में अंदर की तरफ भी होगा परपेंडिकुलर, लेकिन इन साइड वाला हम लोग नहीं लेंगे। इनसाइड एरिया वेक्टर हम लोग नहीं लेंगे। कौन सा ये लेंगे, सिर्फ आउटसाइड वाला लेंगे। किसके अंदर, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थ्री डायमेंशनल है। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से मान लिया ऊपर वाला सरफेस मैंने ले लिया, ये वाला सरफेस ले लिया मैंने, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ऊपर वाला ये तो हम लेंगे, लेकिन जो नीचे की तरफ अंदर की तरफ क्यूब में होगा वो हम नहीं लेंगे। तो जब भी कोई थ्री डायमेंशनल फिगर होगी तो उसके अंदर हम लोग एरिया वेक्टर, एक तो पहली कंडीशन क्या है कि हम परपेंडिकुलर लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, टू डायमेंशन में तो दोनों साइड ले सकते हैं, ऊपर भी ले लीजिए नीचे भी ले लीजिए, कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन थ्री डायमेंशन के अंदर सिर्फ हम लोग आउटसाइड वाला लेते हैं, इनसाइड वाला नहीं लेते हैं। हाँ बेटा, ज्वाइन हो गया, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। गुड। तो ये बात समझ में आई जोया आपको? यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा हमेशा, या तो हम लिख लें डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और हम इसी को लिख लें ई
इंटू ए और दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। ठीक है। अब सपोज मैंने एक एग्जांपल लेता हूं। ये मेरा एक सर्कल है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जा रही है इस तरीके से, ये पास हो रही है। तो अब बताइए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में क्या होगा, ये इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके साथ, जो इसका नॉर्मल है इसके साथ ये बना रही है। ये रेडियस है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल बना रही है ये वाला, वो 30 डिग्री बना रही है, 30 डिग्री। ठीक है। तो अब ये बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो हमने अभी सीखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल क्या बना रही है, इस रेडियस के साथ या इस सर्कल के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री। ये इसका रेडियस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस, क्या आएगा स्निग्धा, कॉस, स्निग्धा आवाज आ रही है मेरी, बताइए क्या आएगा। कॉस कौन सा थीटा लेंगे, सलवा, अनस। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और 30 डिग्री लेंगे। एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया वेक्टर जो होगा वो ये होगा ना, ये एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि इस सर्कल के जो परपेंडिकुलर है, ये जो मैंने सर्कल लिया है ये वाला, ये यही तो है सर्कल, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये है, ये है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो cos 60 आएगा, 30 नहीं आएगा। बस इसी बात को ध्यान रखना है कि हमेशा जो एंगल लेना है थीटा, थीटा विल बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल है, ये वाला एंगल नहीं होगा 30 डिग्री, ये तो गलत हो जाएगा। 30 से आपने ये पता लगा लिया कि ये एंगल 60 होगा, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये टोटल एंगल होगा 90 डिग्री का, तो 90 माइनस 30, तो ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, आपका फट से आंसर आ जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे ये चीज। तो इसका क्या आंसर हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई हो गई, और एरिया कितना हो गया 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल है तो 2 पाई आर इसका एरिया, सॉरी पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर तो इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। और कॉस 60 की क्या वैल्यू होती है 1/2, तो इसको मैं सीधा इंटू 1/2 लिख देता हूँ, इंटू 1/2, ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए नो प्रॉब्लम। अब आ जाइए फटाफट, हम लोग एक 3D स्पेस लेते हैं, 3D स्ट्रक्चर लेते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। गोया समझ में आ गया बेटा, आगे चले। जी सर। चलिए एक 3D हम लोग लेते हैं स्ट्रक्चर,
चलिए, फिर मैंने क्यूब ले लिया एक, ये हमारा एक क्यूब हो गया। ठीक है ना। ये क्यूब हो गया। तो अब मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है सब। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सेम डायरेक्शन में हो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी स्पेस्ड हो, उनको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। इसके अंदर हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हमसे पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 6 सरफेस हैं। एक तो ये है सरफेस, दूसरा सरफेस हमारे पास ये है, ऊपर वाला। तीसरा सरफेस हमारे पास ये सामने वाला है, या नीचे वाला ग्रीन कर देता हूँ, ये ऊपर वाला नीचे वाला हो गया, और ये सामने सामने वाले दोनों को येलो कर देता हूँ। ठीक है। और ये हमारा जो बिल्कुल ये आउट ऑफ स्क्रीन आ रहा है, इस वाले को मैं आउट ऑफ स्क्रीन को ये कर दिया, और ये पीछे वाला बिहाइंड द स्क्रीन है, इसको भी मैंने नीले कलर से कर दिया। तो ये 6 के 6 फेस क्यूब के आपको नजर आ गए। इसके अंदर अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से ये एरिया वेक्टर हो गया। इसको मान लिया सरफेस 1 कह दिया मैंने, सरफेस 1। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? φ1, और वैल्यू क्या हो जाएगी? ई ए, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के एक लाइन इधर जा रही है और दूसरी लाइन इधर जा रही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है? किसी को याद है? -1।
तो φ1 की वैल्यू क्या आ गई, ई ए, और ये -1 हो गया, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया -1। अब आ जाइए एरिया वेक्टर ऊपर वाले की वजह से निकालते हैं। अच्छा, पहले इधर वाले की वजह से निकालते हैं, ये जो इसके जस्ट अपोजिट है, ये वाला, ये एरिया वेक्टर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम लाइन पे है, इसको मान लीजिए मैंने 2 मान लिया, तो φ2 क्या हो जाएगा, ई ए, और यहाँ पर कॉस थीटा कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी का भी डायरेक्शन यही है और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन यही है, तो दोनों बीच का एंगल थीटा कितना हो गया, 0। तो कॉस थीटा यानी कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर φ2 की वैल्यू कितनी आ गई, φ2 की वैल्यू आ गई ई ए, सिंपली कॉस 0 रखने की वजह से। ये दो निकाल लिए हमने, बाकी निकालने और भी आसान है, इसलिए कि अब ऊपर वाला सरफेस लेते हैं। ऊपर वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर है ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, और नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा। ऊपर वाले वेक्टर का जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है उसके बीच में उसका डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। नीचे भी बिल्कुल सेम है, एरिया वेक्टर है नीचे की तरफ ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री। तो इसको मैं मान लेता हूं ऊपर वाले को φ3, और एरिया क्योंकि बराबर है तो इसलिए इज इक्वल टू मैंने मान लिया φ4, दोनों का क्योंकि एरिया का साइज बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो मैंने इनको साइज सेम मान लिया। और यहाँ पर ई ए और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज की क्या हो जाएंगी, φ3 इज इक्वल टू φ4 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गई, 4 हो गए। अब आ जाइए ये सामने जो आउट ऑफ स्क्रीन आ रहा है, ये वाला जो हमारी स्क्रीन है, ये वाली, ये वाली, तो इसमें जो आउट ऑफ स्क्रीन है इसको भी सोचिए। ये एरिया तो आपके स्क्रीन के बाहर आ रहा है, और ये जो वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये राइट हैंड जा रहा है, तो यहां पर भी एरिया वेक्टर आउट आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या हो जाएगा, एंगल यहां पर भी, ये एरिया वेक्टर आउट परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग द स्क्रीन है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी 90 डिग्री। तो अगर मैं इस वाले को मान लूँ 5 और इसके पीछे वाले को मान लूँ 6 सरफेस, तो 5 इज इक्वल टू 5 6 इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 यहाँ पर भी 0 आएगा, तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6 इन सबको ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। सबको ऐड करिए, देखिए क्या वैल्यू आती है। तो φ1 है माइनस ई ए, φ2 है प्लस ई ए, बाकी सब क्या है, 0। तो इन दोनों का भी सम क्या हो जाएगा, एक से माइनस है एक प्लस है, तो ये भी 0 हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये एक पॉइंट हमेशा रिमेंबर करने का है, यहां पर लिख लीजिए, इफ द इलेक्ट्रिक field is uniform and there is no charge। अच्छा, इसमें क्यूब में कोई चार्ज है नहीं है, नो चार्ज इन द 3D body then the
इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल ऑलवेज बी जीरो। इस बात को हमेशा याद रखना है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए और 3D बॉडी के अंदर जो है वो कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हमने सीखी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है 3 डायमेंशनल बॉडी के अंदर जो है वो जीरो होता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और दूसरे उस 3 डायमेंशनल बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। देयर इज नो चार्ज। लिख लिया? चलिए, वेरी गुड। तो अब कोई भी बॉडी हो, आपको मैं क्वेश्चन देता हूं घर के लिए, इसको जो है घर पे ट्राई करिएगा। सपोज ये आपने एक 3 डायमेंशनल यूनिफॉर्म बॉडी ले ली। ठीक है, थोड़ा ये नीचे वाला सर्कल बड़ा बन गया है, इसको खैर चेंज कर देते हैं। ये तो अब अगर आपसे इससे इलेक्ट और फील्ड जो है वो वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट निकालना है, ये घर पे लिए होमवर्क है। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई यूनिफॉर्म, एरिया वेक्टर इस वाले सरफेस का ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर क्योंकि होता है नॉर्मल, तो ऊपर की तरफ होगा। नीचे वाले सरफेस का हमेशा एरिया वेक्टर क्या होगा? वो नीचे की तरफ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 डायमेंशनल बॉडी है, ये एक सिलेंडर है, अंदर वाला नहीं लेंगे। और ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है ये वाला, यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा ये हमेशा इस कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहां पर तो इस डायरेक्शन में होगा और यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन सामने की तरफ आउट ऑफ स्क्रीन होगा और पीछे की तरफ इनसाइड द स्क्रीन होगा। तो अब इसका जो है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट निकालना है। ये भी जो है वो कितना आएगा? जीरो आएगा। देखिए हिंट भी मैं दे देता हूं, यहां पर देखिए एंगल कितना है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री, तो ये जीरो हो गया। यहां पर कितना है? 90 डिग्री, तो ये जीरो हो गया। और यहां पर बताइए कितना है एरिया वेक्टर? बोलिए। यहां पर ये वाला जो सरफेस है इस ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगी? ई ए, और कॉस जीरो है तो कॉस वन हो गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ई ए। ठीक है, और बाकी जो होगा सरफेस यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसमें जितने भी कंपोनेंट बनेंगे परपेंडिकुलर वाला तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। और बाकी जितने कंपोनेंट बनेंगे अगर वो कुछ एंगल भी बना रहा है तो उसी का जस्ट अपोजिट साइड में उतने ही एंगल का माइनस में बना रहा होगा, नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को सबको कैंसिल करते चले जाएंगे। तो कर्व्ड सरफेस का भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कर्व्ड सरफेस
ये भी 0 होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको आप ट्राई करिएगा। एक तरीके से और ट्राई कर सकते हैं, वो भी शेप में बना देता हूं। इसी सिलेंडर को ये मैंने बना दिया। ये सिलेंडर है, ठीक है, इसको समझ लिए मिला हुआ है। ये मिला हुआ है। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड इसी तरीके से जा रही है, तो यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ट्राई करिएगा, इससे आपका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो इसमें भी आप ट्राई करिएगा। तो ये बात क्लियर हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कि 3D बॉडी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? यूनिफॉर्म हो, अंदर कोई चार्ज बॉडी के ना हो इनसाइड, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है। आगे चलें, आगे चलें बेटा। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलें। चलिए तो आगे चलते हैं जब कुछ नहीं पूछना। सपोज अब हम ले लेते हैं, एक हमारे पास चार्ज है प्लस चार्ज, और हमसे ये कह रहा है कि इस चार्ज के चारों तरफ कोई 3D सरफेस ले लीजिए। ये 3D सरफेस ले लिया मैंने, और इस 3D सरफेस पे ये हमारा क्या है? 3D सरफेस है। इस चार्ज से हमने 3D सरफेस ले लिया। इसके 3D सरफेस का मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। ये मैंने ले लिया 3D सरफेस, जो कि क्लोज सरफेस है। अब हमसे कह रहा है कि इसका आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के बताइए क्या होगा। तो जब ऐसा केस आ जाए कि कोई स्फेरिकल है, अब यहां पर तो हमारे पास जो है वो, यानी कोई एक सरफेस, अलग अलग सरफेस तो है नहीं कि उसका हम जो है वो, मान लीजिए जैसे क्यूब में था 6 अलग अलग सरफेस थे, तो उसके अंदर हमने सारे सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला और ऐड कर दिया। तो जब इस तरह की बॉडी आ जाती है, तो इसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरलाइज फॉर्मूला है वो होता है इंटीग्रेशन E.dA। यानी क्या मतलब है इसका? अच्छा है ये, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। क्यों यूनिफॉर्म होगी वो भी अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे हम लोग एरिया में कन्वर्ट कर देंगे, बहुत छोटे छोटे एरियाज में। जैसे ये ले लिया, ये ले लिया, जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल में क्या होता है? छोटे छोटे पैचेस होते हैं, वो तो फिर भी फाइनाइट होते हैं। यहाँ पे हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे एरियाज ले लिए, बहुत स्मॉल एरिया। और हर एरिया में ये बताइए उसका जो सरफेस वेक्टर होगा, सरफेस एरिया वेक्टर, वो क्या होगा? उसके नॉर्मल होगा। ये इसके नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। ये वाला इसके नॉर्मल हो गया, ये वाला इसके नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये वाला इसके नॉर्मल हो गया, ये वाला इसके नॉर्मल हो गया। ये सारे के सारे हमारे एरिया वेक्टर हो गए। लेकिन क्योंकि ये हमने बहुत ही छोटा इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया लिया है,
तो इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, डी ए। डी ए का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया, कि उससे छोटा एरिया करना पॉसिबल नहीं हो, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया, ये हो गया डी ए। अब ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो होगी वो चार्ज क्यू की वजह से होगी। तो ये बताइए इस चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस स्फेयर के सरफेस पे। हम जो भी बात कर रहे हैं सरफेस पे बात कर रहे हैं, तो इसके सरफेस पे बताइए किस डायरेक्शन में होगी, कौन बताएगा। अनस बताओ किस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा बताया हुआ है मैंने। सलवा आप बताइए। इसका मतलब रिवाइज नहीं किया। सर सेंटर से पास। यस, सेंटर पे ये चार्ज रखा हुआ है क्यों, तो वो कहाँ कैसे जाएगी सरफेस से। वो हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी किसी चार्ज से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में आकर के एंटर होती है। तो पॉजिटिव चार्ज से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है तो वो क्या होती है, वो हमेशा नॉर्मल होती है। क्या होती है, नॉर्मल। और सेंटर से जो भी नॉर्मल जाता है वो नॉर्मल क्या होता है, इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं। सेंटर से जो भी नॉर्मल जाएगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ये आपने 9th-10th के अंदर मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल के सेंटर से कोई लाइन पास होगी तो वो लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इस बात को लिख लीजिए, ये 9th-10th क्लास की मैथमेटिक्स है। तो यहां से जो भी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, नॉर्मल पास होती है। नॉर्मल पास होती है तो सरफेस के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये हो गई परपेंडिकुलर। ठीक है, कई मर्तबा वैसे मैं बता चुका हूं, हमेशा सेंटर से जो लाइन पास होगी वो सर्कल के परपेंडिकुलर होती है। तो अब ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी परपेंडिकुलर है सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है सरफेस के। और एरिया जो वेक्टर हमने छोटा छोटा लिया है वो तो होता ही है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर सरफेस के। तो ये दोनों जो हैं वो क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, नहीं हो गए। जोया ये बात समझ में आई मेरी। यस सर। स्निग्धा आपको आई, आलिया, सब लोग बताइए सबको आई। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं खाली इतने वेक्टर का, इतने एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं इस वाले एरिया का, तो क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, और कॉस 0 वो हो जाएगा 1। तो मैं लिख सकता हूं ई डी ए, बस सिंपली, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। दिस मीन्स कॉस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। इसी तरीके से सारे वेक्टर्स, दूसरे का निकालूं, इसका निकालता हूं, इस वाले का, इस वाले का भी क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई
डी ए, ठीक है, किसी का भी निकाल लूं, इसका निकाल लूं तो ये भी क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, ठीक है, क्योंकि मैंने इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया लिया है डी ए, तो कितने एरिया बनेंगे, ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ बन जाएंगे। अगर फाइनाइट होते हैं तो हम लोग समेशन करते हैं, ये सिग्मा वाला साइन लगा देते हैं जब फाइनाइट नंबरों को ऐड करना हो, लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर को ऐड करना हो तो हम क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं। दोनों में बस इतना डिफरेंस है, जब ये फाइनाइट नंबर हो तो हम लोग समेशन सिग्मा के जरिए करते हैं, और यही नंबर अगर इनफाइनाइट हो जाए तो हम लोग किसके जरिए समेशन करते हैं, इंटीग्रेशन के जरिए करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया मैंने लिया है सरफेस का, तो इसलिए जो नंबर ऑफ एरियाज होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे सरफेस का निकालने के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहां पर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, ई डी ए, ठीक है। बात मेरी ये समझ में आ गई, इतनी बात अनास, आ गई सर। चलिए वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए कि यहां पर इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जल्दी से बता दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे सरफेस पे जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहा हूं वो क्या होगा, जो मैंने स्फीयर लिया उसका रेडियस ही तो होगा, ये रेडियस, ये, ठीक है ना, और हर जगह वही डिस्टेंस है, वही रेडियस है, हर जगह वही आर है, हर जगह वही आर है, हर जगह वही आर है, वही आर है, ठीक है। तो ये बताइए आर सेम हो गया, और चार्ज वही है, चार्ज भी वही है, चार्ज भी वही है, क्यू भी सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे, हर एरिया पे क्या हो गई, सेम हो गई, सेम हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कांस्टेंट हो गई सरफेस पे, ठीक है, कांस्टेंट हो गई। तो मैं जो नंबर कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेट होता नहीं है, वो इंटीग्रेशन से एज इट इज बाहर आ जाता है। तो मैं इसको यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, डी फाई का इंटीग्रेशन तो फाई हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बाहर ले लिया ई, क्योंकि ये कांस्टेंट है। एरिया, सिर्फ मुझे एरिया का इंटीग्रेशन करना है डीए का। ये बात समझ में आई जोया बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो अब ये बताइए कि डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, भाई ये जो एरिया है इसका, यानी 3D सरफेस का या क्लोज सरफेस का, ये एरिया हो जाएगा सीधा। तो इसको मैं लिख सकता हूं ई ए, बस ये इसका फाई की वैल्यू आ गई। और ये ए क्या है, ए की वैल्यू बताइए जल्दी से, क्या आएगी, एनीवन? अगर कोई स्फेयर है, ये स्फेयर है ना हमारा, तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, उसी का तो फॉर्मूला लिख देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एरिया किसी स्फेयर का क्या होता है, 4, अभी भी याद नहीं आया, 4 पाई r स्क्वायर, ये एरिया होता है किसी भी 3D स्फेयर का, इसको याद रखिए। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, क्योंकि आर तो सेम है ना, गया, तो बचा क्या, बचा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऊपर क्या बचा, क्यू, और नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय ए from a sphere which has enclosed a charge q, और ये कुछ नहीं है, दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ, ये गॉस लॉ है।
यानी अगर आप ये गॉस लॉ का ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखे हैं बेटा, अभी 1 मिनट में क्लास ऑफ हो जाएगी तो यू हैव टू रीज्वाइन, ठीक है। तो अगर आपको ये याद रहे कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमें गॉस साहब ने बताया है, तो आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन, ये इंटीग्रेशन और फलां और ढमका करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये फॉर्मूला रखिए और फॉर्मूला रख करके वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है? Q वो चार्ज है जो सरफेस के अंदर है, बाहर नहीं, इनसाइड दी सरफेस। इस बात को लिखिए, क्या है? Q इज चार्ज इन साइड दी सरफेस। अच्छा, इस सरफेस की खास बात क्या है कि यहां पे उस सरफेस का कोई जिक्र ही नहीं है फॉर्मूले के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया कि आप किसी तरीके का भी 3 डायमेंशनल सरफेस ले लीजिए, किसी भी तरीके का, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी ले लीजिए, और इसके सेंटर में अगर आप क्यू रख देंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो यही होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आपने सिलेंडर ले लिया और इसके बीच में रख दिया क्यू, सेंटर में बिल्कुल, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आपने क्यूब ले लिया